हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पढ़ी थी। उसमें देखा था कि ये भाग विधि का ही एक निरूपण था। उसमें क्या होता था, भाग विधि में जो भाज्य होता था वो बराबर होता था भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो उसी के आगे आज हमें जो हमारा वास्तविक संख्याओं का चैप्टर है उसी में हमें आगे पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो स्टार्ट करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसे समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं तो दो प्रकार की होती हैं, या तो परिमेय संख्या होती या अपरिमेय संख्या होती। लेकिन हम उसे फर्दर अगर हम विभाज्यता के आधार पर डिवाइड करें तो हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, या इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। दूसरी टाइप की जो संख्याएं हैं वो स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से कट जाती हैं। उन संख्याओं को हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। तो नंबर को दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, या तो वो प्राइम होंगी या फिर वो कंपोजिट नंबर होंगी। संयुक्त संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हुई, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। और संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाएं उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। तो एक बार डिफिनीशन इनकी कंप्लीट कर लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें। स्वयं से या एक से कटने वाली संख्या, एक से विभाज्य होने वाली संख्याएं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं होने वाली संख्या। जैसे पहला एग्जांपल है टू। टू हमारी कैसी नंबर है, ये अभाज्य संख्या है। और सबसे खास बात ये ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है केवल 3, 7, 31, 17। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी संख्याएं क्या है, केवल स्वयं से कट रही या फिर एक से कट रही। अब हम बात करते हैं संयुक्त संख्याओं की। तो संयुक्त संख्या क्या होती हैं, इन्हें हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। वे संख्याएं तो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाएं, स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य हो, अन्य संख्याओं से विभाज्य हो। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं। इसे कुछ एग्जांपल देख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें 36, तो 36 है कि 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। इसी तरह ये 18 से भी क्या है, डिविजिबल। तो ऐसी संख्याएं क्या बोली जाती, संयुक्त संख्याएं बोली जाती। इस तरह की कई सारी नंबर है। जैसे 10 एक ऐसी संख्या, संयुक्त संख्या, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। अब हम बात करते हैं इनको, एक हम स्पेशल तरीक़ों से लिख सकते हैं, संयुक्त संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, उसे समझते हैं। जैसे 36, अगर हम 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगी सबसे पहले 2 टाइम्स लेके जाएंगे, 18 टाइम्स जाएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसे हम ऐसे लिख रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ज़रा अगर हम 120 की बात करें तो 120 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 टाइम्स लेके जाएंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30 एंड 3 5 जा 50। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फर्दर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो किसी भी नंबर्स को हम कैसे देख रहे हैं, ध्यान से अगर आप जरूर करें। यहाँ पे 2 कैसी नंबर है, प्राइम। यहाँ पे 3 कैसी नंबर है, प्राइम। 5 कैसी नंबर है, प्राइम। फिर और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम एक नंबर लिख रहे हैं 75, तो 75 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं 5 कैसी नंबर है, प्राइम। 3 कैसी नंबर है, प्राइम। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या है कि किसी भी संयुक्त संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों या अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, यही हमारी क्या है, यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जो कथन है। कथन क्या है कि हम देखें कि किसी भी अभाज्य संख्या को, सॉरी किसी भी संयुक्त संख्या को, किसी भी संयुक्त संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता। अभाज्य गुणनखंडों की घातों, हम अगर एक से ज़्यादा नंबर आएंगे तो अगर एक भी नंबर होगी तो पावर 1 लगा देंगे, की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। एक चीज़ हमें यहाँ पे और समझनी होगी, वो क्या है देखते हैं। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम अगर इनके क्रम को बदल दें तभी इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ पे इसके क्रम को आगे पीछे कर दें तो 5 इंटू 2 टू पावर 3 इंटू 3। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3। मीन्स क्रम को हम बदल सकते हैं, लेकिन ये नंबर्स क्या हैं, यूनिक हैं। ये नंबर्स हमारी क्या हैं, अद्वितीय हैं। मीन्स अगर 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो फैक्टराइजेशन हमारा क्या यूनिक है, अद्वितीय है, और ये क्रम से क्या है, मुक्त है। तथा, तो आगे जोड़ते हैं, तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं और क्रम से मुक्त होते हैं, और क्रम से मुक्त होते हैं। मीन्स ऑर्डर का यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्रम से मुक्त होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या है, इसे किस में प्रयोग करते हैं। तो अभी तक जो हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि जो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में, तो हम वहाँ पे इसी विधि से उसे हम सॉल्व करते थे। बस हमें ये नहीं पता होता था हम किस आधार पे कर रहे थे, लेकिन मेथड हमारा यही था। वो जो हम लोग करते थे वहाँ पे एचसीएफ निकालते थे या एलसीएम निकालते थे, तो वो हमारा यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से ही हम निकालते थे। इसका जो अनुप्रयोग है, तो पहला जो इसका अनुप्रयोग है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का, वो है लासापा तथा मासापा ज्ञात करने। लासापा तथा मासापा ज्ञात करने में। तो लासापा और मासापा के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो सीधे हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो मासापा की बात करें तो सबसे पहले हम मासापा ज्ञात करते हैं। तो नंबर 8 ए मासापा ज्ञात करना। मासापा, इसे महत्तम समाप्तवर्धक बोलते हैं, या इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोलते हैं, या फिर इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमसे बोला जाए 36 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करो या फिर मासापा ज्ञात करें। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभी हमने करके दिखाया था, क्या था 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अगर 120 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आएगा 120, यहाँ पे कर लेते हैं, ये आएगा हमारा 2 6 जा 12, 2 3 जा 60, 2 15 जा 30, और फिर 15 को लेके जाएंगे 3, और यहाँ पे ये आएगा हमारा 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1। हम यहाँ पे करते क्या हैं, जो भी यहाँ पे घाते हैं या जो भी यहाँ पे संख्याएं आ रही हैं, इन संख्याओं को हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, जिससे हमें मासापा या लसापा निकालने में आसानी हो। तो अब हम मासापा डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे मासापा कैसे लिखते हैं। तो मासापा लिखने के लिए रूल हमारा ये है, प्रत्येक मतलब हर एक उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो और दोनों जगह हो, गुणनखंड हो, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल, न्यूनतम घातों का गुणनफल। हमें हर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना है और जो उनके न्यूनतम घाते हैं उनका गुणा कर देना। जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 क्या है उभयनिष्ठ, लेकिन इनकी न्यूनतम घात कितनी है 2 टू पावर 2, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 2 टू पावर 2 लेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 टू पावर 1 है, न्यूनतम घात कितनी है 3 टू पावर 1, हम यहाँ पे क्या लेंगे 3 टू पावर 1, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा 36 और 120 का एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लासापा ज्ञात करते हैं, इससे हम लासापा कैसे निकालते हैं। तो लासापा निकालने के लिए लासापा का जो फार्मूला है या जो हम बोले मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो मेथड होगा, यहाँ पे प्रत्येक गुणनखंड की बात करेंगे। वहाँ पे हमने देखा था कि प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रत्येक गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घातों का गुणनफल। वहाँ पे न्यूनतम घातें थी, यहाँ पे अधिकतम घातें, अधिकतम घातों का गुणनफल। तो ठीक है, देख लेते हैं इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 36 और 120 का लासापा ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका हम लासापा कैसे ज्ञात करेंगे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अभी देखा था, क्या था 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और जो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हमारा है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो अगर हम बात करें एलसीएम आप 36 एंड 120, ये कितना हो जाएगा, अधिकतम घातें लेनी है हमें हर एक गुणनखंड की, वो कॉमन हो या ना कॉमन हो। यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कॉमन है, तो इसे हम केवल एक बार लिखेंगे, और कौन सा टर्म लिखेंगे जिसकी घात अधिकतम हो। ये कितना हो गया 2 क्यूब, यहाँ पे देखते 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3, अधिकतम घात कितनी 3 स्क्वायर, तो ये टर्म लिखेंगे एंड 5, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 6 इंटू 5, और ये आएगा 240। इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया 240 आ गया। अब हम आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेके आपको समझाते हैं। जैसे आप से बोला जाए 90 एंड 144 का लासापा और मासापा ज्ञात करें, का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोनों को ज्ञात करने के लिए हमें इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। तो अगर हम 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। इसी तरह अगर हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा हमारा 2 टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करो,
अगर हम HCF निकालें तो HCF हमारा क्या होगा, यहाँ 2 कॉमन है और इसकी मिनिमम जो पावर है 2 टू पावर 1, अगर कोई पावर नहीं लगेगी तो हम 1 लगा लेंगे। यहाँ पे हमें 2 कॉपी करना होगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर लिख देंगे, आ जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18। अगर हम इनके LCM की बात करें, LCM हमें मैक्सिमम पावर लेनी और हर एक गुणनखंड की लेनी है, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। सबसे पहले 2 लेते हैं, तो 2 टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 720। तो एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम यहाँ पे सपोज करते हैं पहली नंबर जो दी हुई थी उसे हम A से लिखते हैं और दूसरी नंबर हम B से लिखते हैं। तो अगर हम A इंटू बी निकालें तो A इंटू बी आएगा 144 इंटू 90, मल्टीप्लाई करें 0, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 3 39, 9 1 जा 9 3 12, 12,960। अगर हम LCM गुणे HCF निकालें या HCF इंटू LCM निकालें तो ये आएगा 720 इंटू 18 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 12,960। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो A इंटू बी है वही क्या HCF इंटू LCM है। मीन्स अगर हम कोई दो संख्या लें A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना आएगा HCF इंटू LCM। लेकिन ये जो फार्मूला है केवल दो संख्याओं के लिए ट्रू है, ये तीन संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। यहाँ पे रिमार्क करके लिख देते हैं, रिमार्क A इंटू बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू HCF इंटू LCM। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासापा और मासापा के बराबर होता है। तो फाइनली लिखते हैं इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, ये तीन संख्याओं के लिए फार्मूला ट्रू नहीं है, इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल ये हमारा क्या होता है HCF इंटू LCM। अगर यहाँ पे हम बात करें एक संख्या A है एक संख्या B है, A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा HCF इंटू LCM। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें LCM पता है तो हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं और HCF पता है LCM पता है तो HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से लिखें HCF हमारा क्या हो जाएगा A क्रॉस B अपॉन LCM और LCM हमारा क्या हो जाएगा A क्रॉस B अपॉन HCF। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इनका प्रयोग प्रश्नों को हल करने में करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करें, प्रश्नावली हमारी है 1.2। तो 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। कुछ संख्याएं हमें दी हुई हैं, हमें क्या करना है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं। जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने बहुत आसान है, जैसे हम लोगों ने छोटे क्लास में किया भी था। सबसे पहले 2 टाइम्स इससे लेके जाएंगे, 2 7 जा 14, 35 टाइम्स जाएगा एंड फिर 5 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स। 140 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 5 इंटू 7 और इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह
जो नेक्स्ट नंबर लिखी हुई तो सेकेंड पार्ट है इसका 156। तो यहाँ पे 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाएँ। 156 से प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 3 से डिविजिबल नंबर है। क्यों? क्योंकि इन डिजिट का जो सम है वो भी 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ओके, अब हम इसे लेके जाएंगे ये 13 156। अब हम इसे लेके जाएंगे 2 टाइम्स, हमें पहले 2 से लेके जाना चाहिए था। तो ठीक है, आगे पीछे कर लेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 13 जा 26 एंड यहाँ पे फिर 13 टाइम लेके जाएंगे 1। लेकिन आपको करना क्या, सबसे पहले 2 से डिवाइड करना। तो हमने भी बताया भी था कि क्रम का यहाँ पे कोई महत्व नहीं होता, संख्याएं आगे पीछे आ सकती हैं, लेकिन संख्याएं क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब हम थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड यहाँ पे दिया हुआ 3825। तो 3825 हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है। तो 8 2 10 5 15 18, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फर्दर 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी नंबर 3 से डिवाइड होने वाली नहीं, अभी 5 से जाएगी। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फर्दर हम 5 से लेके जाते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 17। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। फर्दर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर के कर सकते हैं। जैसे अगर हम फोर्थ जो हमारा पार्ट दिया हुआ, फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसी तरह अगर हम 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारा आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। इजीली हम लोग इसे कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, जो 1.2 एक्सरसाइज थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, मासापा और LCM मीन्स लासा LCM याद करें। हमें क्या करना, जो नीचे युग्म दिए हुए हैं उनका HCF और LCM निकालना। आगे बोल रहे तथा इसकी जांच करें, इसकी जांच करें कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है क्या वो HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल है। मीन्स दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो वेरी सिंपल, पहली जो संख्या दी हुई है, पहली नंबर दी हुई है हमारी फर्स्ट 26 और 91। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, इनका HCF निकालना होगा, देन इनका LCM निकालना होगा, देन हमें देखना होगा क्या इनका गुणनफल इनके लासापा और मासापा के गुणनफल के इक्वल है। तो अगर हम 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 इंटू 13। और 91 की बात करें तो यहाँ पे पावर 1 लगा लेते हैं। अगर 91 की बात करें तो 91 हो जाएगा 3 7 इंटू 13।
अब अगर हम इनके लासापा की बात करें, लासापा में क्या करते हैं, जो कॉमन होंगे उन्हें भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होंगे उन्हें भी लिखेंगे, बस हमें उनकी अधिकतम पावर लेनी। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आने वाला है 2 इंटू 7 इंटू 13। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ इनका आएगा 13। अब हम एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम गुणे एचसीएफ आ जाएगा 182 इंटू 13। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2366। और अगर हम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें, मीन्स पहले जो नंबर है ए इंटू बी, ये आएगा हमारा 26 इंटू 91, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारा कितना आएगा 236। यहाँ देख रहे हैं कि एच सी एफ इंटू एल सी एम ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के इक्वल है। इससे दूसरा पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। दूसरा पार्ट है हमारा 510, एक नंबर दी हुई, मान लेते हैं नंबर हमारी ए है। एक नंबर जो बी दिए हुए हैं, बी हमारी 92। तो ठीक है, सबसे पहले 510 के हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो पावर यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। इसी तरह 92, अगर हम 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारा आएगा 2 स्क्वायर इंटू 23। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 20। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 1 7 3 0। इस तरह अगर इनका एच सी एफ निकालें, एफ यहाँ पे क्या आएगा, एच सी एफ यहाँ पे 2 आएगा। अब हम एल सी एम इंटू एच सी एफ निकालते हैं, एल सी एम इंटू एच सी एफ। तो हमें क्या करना होगा, 11,730 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये जो हमारा आएगा 23,460। इसी तरह अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें, ए क्रॉस बी आएगा हमारा 510 इंटू 92, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कितना आएगा 23,460। तो क्लियर है कि यहाँ पे एच सी एफ जो है एलसीएम के इक्वल है। और हमने इसकी जांच भी कर ली है कि दोनों का अगर ए और बी का प्रोडक्ट करें और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लें तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है वो है 336 एंड 54। तो ये इजी है, आपके लिए एक्सरसाइज है, आप लोग इसे घर पे करना एज ए होमवर्क। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिए हुए हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन बोलना है कि अभाज्य गुणनखंडों या अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें। तो ठीक है, करते हैं इसे। तो जो पहला पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला पार्ट है 12 15 22। बहुत आसान से क्वेश्चन, यहाँ पे 3 नंबर दी हुई। सबसे पहले 12 को देखें, 12 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 मीन्स 3 इंटू 5, पावर 1 यहाँ लगा देते हैं। और 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू
11। तो ठीक है, हम देखते हैं इनका HCF क्या होगा। तो सबसे पहले HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। HCF जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो 12, 15 और 22 को देखें तो 12, 15 और 22 में हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, केवल 1, क्योंकि 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1। यही क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा। अगर हम बात करें इनके LCM की, तो LCM क्या होगा, जो कॉमन होंगे वो भी लिखना है, जो कॉमन नहीं होंगे वो भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे कॉमन कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो न कॉमन होने वाले वो 2 पावर 2 यहाँ है, 2 टू पावर 1 यहाँ है। तो हमें क्या लिखना होगा, 2 टू पावर 2। यहाँ पे 3 है पावर 1, यहाँ पे 3 टू पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी, 3 है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 11, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 टू जा 4 3 जा 12, 12 और 12 5 जा 60 इंटू 11 मीन्स कितना आएगा, 660। इनका LCM हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम इनका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। तो यहाँ सेकेंड पार्ट जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो हमारा 17 इंटू 23, 17, 23, 29। तो आप लोग इसे कर सकते हैं, 17 के कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, 23 भी हमारी प्राइम नंबर और 29 भी प्राइम नंबर है। तो इजीली यहाँ पे देख सकते हैं जो HCF आएगा वो 1 होगा, और जो LCM यहाँ पे आएगा होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इस तरह इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, पहली नंबर है 8, दूसरी नंबर है 9 और तीसरी नंबर है 25। अगर 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाएंगे 2 क्यूब, 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाएंगे 3 स्क्वायर, और 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाएंगे तो 5 स्क्वायर। अब हम इनके HCF की बात करते हैं। यहाँ पे कोई फैक्टर कॉमन नहीं, तो HCF 1 आएगा। अगर हम LCM की बात करें तो मैक्सिमम पावर 2 टू पावर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिए हुए हैं, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें दिया हुआ है HCF, इसका HCF दिए हुए हैं, दो नंबर हैं, एक नंबर है 306, एक नंबर है 657, और इसका HCF कितना दिया हो, 9। ये आपको गिवन है, और हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। LCM आप 306, 657 इक्वल टू, तो ठीक है, हमें पता है कि LCM हमारा क्या होता है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन A क्रॉस B अपॉन HCF। ठीक है, A क्रॉस B मीन्स 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 30, और इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 2 3 3 8। तो ये क्या हो जाएगा, LCM। तो हम बताते हैं कि अगर मैं नंबर दिए हुए HCF दिया हुआ तो हम LCM बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या हमारी क्या दी हुई, 6 टू पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है, 0 पर समाप्त
हो जाती है। तो ठीक है, हम चेक करते हैं। तो देखो, संख्याएं जीरो पे कौन समाप्त होगी? जैसे 10 नंबर जीरो पे समाप्त होती है, इसके फैक्टराइजेशन के कितना आएगा? 2 इंटू 5। 20 जीरो पे समाप्त होती, 2 जा 4 5 जा 20। इधर अगर 100 की बात करें तो जाएगा 4 2 2 जा 4 5 जा 20 5 जा 100। तो वही संख्याएं के अंत में जीरो आता है, इनमें क्या हो? एक 5 हो और एक क्या हो? 2। कम से कम एक 2 हो और एक 5 हो, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर हम 6 टू पावर n की बात करें तो 6 टू पावर n को ले सकते हैं 2 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, 2 तो यहाँ पे है बट यहाँ पे 5 कहीं नहीं है। इसकी मीनिंग ये हो जाएगी ये संख्या कभी जीरो पे समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? 6 टू पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, नहीं है। अतः यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यह अंक कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? शून्य पर समाप्त नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या बोले? हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या करें कि 2 नंबर दिए हुए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मान लेते ये नंबर ए है। एक नंबर बी हमें दिए हुए हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। भाज्य संख्या क्यों है? हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो पहले नंबर लेते हैं। अगर हम बात करें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पे अगर हम 13 कॉमन ले लें तो आएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। मान लेते ये नंबर m है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? पूर्णांक। और 1 उसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक। हमने इसका नाम दे दिया m। तो ये नंबर किस फॉर्म में? 13m के फॉर्म में। इसका मतलब जो भी नंबर आएगी वो इस नंबर्स के अलावा 13 से भी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। इसी मीनिंग हुई जाके कि जो ये नंबर पहली नंबर दी हुई ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। इसे दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर हमें दिए 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हम यहाँ पे अगर 5 कॉमन आउट ले लें तो आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अगर हम इस नंबर का नाम m दे दें तो ये m क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, हो जाएगा 5m। ये नंबर क्या है? 5 से विभाज्य। और ये नंबर क्या है? 13 से विभाज्य। हम यहाँ से लिख देते हैं ये नंबर क्या है? 13 से विभाज्य है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? दिस इम्प्लाइज ये हमारी भाज्य संख्या है। इसी तरह जो नीचे नंबर है ये नंबर क्या है? 5 से विभाज्य है। अगर ये नंबर 5 से विभाज्य है इसका मतलब ये कैसी संख्या है? ये हमारी भाज्य संख्या है। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको समझा दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को बुक से नोट कर लेना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक खेल का मैदान है और ये जो खेल का मैदान है ये मैदान हमारा कैसा है? एक वृत्ताकार पथ है। तो आप लोग पार्क वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे जो पाथ होते हैं जो टहलने के
मैदान होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं और उनके चारों ओर एक रास्ता होती है और हम लोग इस पे क्या करते हैं, दौड़ते हैं या जिसे वॉकिंग करना रहता है वो वॉकिंग करता है। तो बोले किसी खेल के मैदान में एक वृत्ताकार पथ है और उस वृत्ताकार पथ पे दो लोग हैं। एक हमारा एक रवि है, वो चक्कर लगा रहा, और एक सोनिया है, वो चक्कर लगा रही। एंड दोनों जो है, सोनिया जो है एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लेती है और जो रवि है उस मैदान के चक्कर को पूरा करने के लिए 12 मिनट का समय लेता है। तो हमें बताना है कि किसी ने बोल रहे हैं, मान लीजिए कि वो दोनों लोग एक ही समय से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो देर बाद कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे। तो ठीक है, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, सोनिया भी यहीं से चक्कर लगा रही और रवि भी यही चक्कर लगा रहा। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लगता है। तो मीन्स 18 मिनट, अगर हम 18 मिनट बाद सोनिया कहाँ होगी, इसी ए पॉइंट पे होगी। तो एक चक्कर अगर सोनिया लगाएगी तो इसे कितना समय लगेगा, 18 मिनट। लेकिन रवि अगर इसी मैदान के एक चक्कर लगाएगा तो रवि को कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट। से बोल रहे हैं कि वो कब आपस में मिलेंगे। तो ध्यान से अगर देखें, रवि अपना एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेगा, जबकि सोनिया एक चक्कर 18 मिनट पूरा करेगी। मीन्स रवि क्या होगा, सोनिया से आगे निकल जाएगा। दोनों अगर साथ साथ दौड़ें तो रवि यहाँ पे 12 मिनट में आ जाएगा और सोनिया इस पॉइंट पे आने में कितना मिनट लेगी, 18 मिनट। तो मान लेते हैं वो टी समय बाद एक दूसरे को मिलते हैं। तो टी एक ऐसी नंबर होगी जो क्या होगी, 18 से भी डिविजिबल होगी और 12 से भी डिविजिबल होगी। और ये नंबर हमारी कैसी नंबर होगी, ये नंबर हमें कब मिलेगी, जब हम इन दोनों नंबर का क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, सोनिया अगर एक चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट, दो चक्कर लगाएगी 18 मिनट, कितना हो जाएगा, 36 मिनट। इस तरह मान लेते हैं एक चक्कर लगाया 24, दूसरा चक्कर लगाया 12, 36 मिनट। तो अगर हम 36 मिनट बाद देखें तो सोनिया दो चक्कर पूरा करेगी और ए स्थान पे आ जाएगी, और रवि क्या करेगा, रवि 3 चक्कर पूरा कर लेगा और ए स्थान पे आ जाएगा। तो हम जो अभीष्ट संख्या है यहाँ पे, ये अभीष्ट संख्या में कैसे मिलेगी, ये क्या होगी, एलसीएम होगी किसका, 12 और 18 का, इज इक्वल टू एलसीएम आप 12, 18, और इसे हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। तो आज की क्लास में यही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बेस होगा इसी अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के ऊपर। हम लोग रिविजिटिंग करेंगे, रिविजिटिंग ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रिविजिटिंग ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, आप लोग इतना तैयार करें। थैंक यू।